कोई भी पॉलिसी आती है तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, इश्यू जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट क्रियान्वयन को लेकर के होता है। तो अभी जो समय है, जितने समय हो चुके हैं एनईपी को लेकर के, तो क्या आपको लगता है कि इसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है? आपने बहुत अच्छी बात पूछी। इसमें मज़े की बात यह है कि ये जो रिपोर्ट, एक्चुअल रिपोर्ट डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने जमा की थी, उसका कवरिंग लेटर जो है वो 15 दिसंबर 2018 का है और पॉलिसी का नाम लिखा था ड्राफ्ट पॉलिसी, ड्राफ्ट एनईपी, ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019, उसका ये नाम था जो सबमिट की गई। तो ये दिखाया ये जा रहा है कि मई 2020 में ये पॉलिसी मिली और सितंबर 2020 में इसको रिलीज़ किया गया है। तो ये इसका बैकग्राउंड है। इसका कारण शायद ये हो सकता है और हुआ भी होगा, वो था कोरोना, कि इस दौरान कोरोना आ गया। तो जो चीज़ जमा की गई और जो चीज़ आई उनमें काफ़ी अंतर है। तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन की जो ओरिजिनल रिपोर्ट है वो करीब 487 पेज की है। चौथा होता है इम्प्लीमेंटेशन, कि आप क्रियान्वयन उसका किस प्रकार से कर रहे हैं, वो कितना अधिक अच्छे तरीके से आप क्रियान्वयन कर रहे हैं। और नमस्कार, मैं निखिल अरविंद और आप देख रहे हैं सच जनता से का विशेष कार्यक्रम विचार विमर्श। विचार विमर्श में आज हम आपको एक खास मेहमान से मिलाएंगे जो देश और विदेश की तमाम संस्थानों में जाकर के एजुकेशन और तमाम विषयों पर लेक्चर देते रहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारे देश में अभी भी एनईपी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर जोर शोर से उसका चर्चा हो रही है, कहीं कहीं उसका विरोध भी हो रहा है। तो हमारे जो नए मेहमान हैं, हम उनसे एनईपी पर और हायर एजुकेशन पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं नए मेहमान के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जो कि हमारे नए मेहमान हैं आईआईटी रुड़की के पूर्व प्रोफेसर विनय नांगिया जी। तो मैं सबसे पहले आपसे आपका स्वागत करता हूं कि और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने काफ़ी व्यस्तता होने के बावजूद भी हमारे खास कार्यक्रम के लिए अपना समय देने का कृपा की है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के अभी भी बहुत बेजब विरोध होता रहता है। देश के विभिन्न जगहों पर कहीं ना कहीं लोग प्रदर्शन करते रहते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि नई शिक्षा नीति जो लाया गया है, इसके बारे में कहा जाता है कि संसद में बिना विचार के, विमर्श के, बिना बहस के ही नई शिक्षा नीति को देश में लागू किया जा सका है। क्या वास्तव में आपको भी ऐसा लगता है? मैं आपके प्रश्न के अंत से शुरू करता हूं। नीति की बात हो रही है तो सबसे पहली बात यह है कि नीति निर्धारण कैसे होता है, नीति कैसे बनाई जाती है। तो नीति में 5 कंपोनेंट्स होते हैं और पहला कंपोनेंट ये होता है कि प्रॉब्लम क्या है, एजेंडा क्या है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होता है। पहला तो ये होता है सबसे पहले। दूसरा ये होता है कि जो डिस्कशन है, डिबेट है, डेलिब्रेशंस है, स्टेक होल्डर्स के साथ विचार विमर्श है, ये सब चीज़ें आप करने के बाद किसी सोच पे पहुंचते हैं। और तीसरा पहलू ये होता है कि आप पॉलिसी बनाते हैं, तीसरा जो एक्चुअल पॉलिसी होता है। चौथा होता है इम्प्लीमेंटेशन, कि आप क्रियान्वयन उसका किस प्रकार से कर रहे हैं, वो कितना अधिक अच्छे तरीके से आप क्रियान्वयन कर रहे हैं। और पांचवा ये होता है कि आप रेगुलरली फीडबैक लेते हैं, आप जानना चाहते हैं कि क्या कमियां रह गई, क्या त्रुटियां हैं, उनमें आप संशोधन करते हैं और पॉलिसी को आप रिव्यू करते हैं, रिवाइज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ये 5 एलिमेंट होते हैं। अब आपके प्रश्न पे आता हूँ कि विचार विमर्श हुआ कि नहीं हुआ। तो बहुत अच्छी बात यह है कि जब 2015 में पहली कमेटी बनाई गई थी इस सरकार के द्वारा, इसकी जो रिपोर्ट थी, ड्राफ्ट रिपोर्ट, उसका डिस्कशन इस लेवल तक हुआ कि 2,50,000 सुझाव आए और वो सुझाव ग्राम पंचायत के प्रधान से लेकर गवर्नर्स तक के, राज्यपाल जो कि चांसलर होते हैं ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में, उन तक के सबके सजेशन सुझाव लिए गए। तो इतना बड़ा नीति में सुझाव लेने का कभी मतलब भूतकाल में तो कभी नहीं हुआ हमारे देश में। तो वो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन जो आपने कहा संसद में इसकी बहस नहीं हुई, दुर्भाग्यवश वह भी सच है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव मेरे हिसाब से पॉलिसी के ऊपर नहीं पड़ा। तो ये नहीं मानना चाहिए कि वो नहीं हुआ। लेकिन हाँ,
जो इसका विरोध हो रहा है उसके कारणों में, और जो डिस्कशन नहीं हुआ पार्लियामेंट में, उसमें जो एक चीज़ है वो हमारा संघीय ढांचा है। तो एजुकेशन हमारे यहाँ कनकरेंट सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब जब ये कनकरेंट है तो इसमें स्टेट्स के सुझाव और स्टेट्स के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट हुआ या हो रहा है या होगा, उसमें जो सबसे ज़्यादा शायद प्रभावशाली चीज़ जिसके लिए विरोध हो रहा है वो ये है कि प्राइमरी स्कूल की जो एजुकेशन है, ये जो स्कूल की एजुकेशन में जो लैंग्वेज से संबंधित चीज़ें हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है, एक बात। और दूसरी बात, क्योंकि ये कनकरेंट सब्जेक्ट है तो बहुत सारे स्टेट्स को ऐसा महसूस होता है कि उनके ऊपर ये पॉलिसी थोपी जा रही है, तो विरोध इस बात का है। क्रियान्वयन की बात कही है। जी। कोई भी पॉलिसी आती है तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, इश्यू जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट क्रियान्वयन को लेकर के होता है। तो अभी जो समय है, जितने समय हो चुके हैं एनईपी को लेकर के, तो क्या आपको लगता है कि इसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है? आपने बहुत अच्छी बात पूछी। इसमें मज़े की बात यह है कि ये जो रिपोर्ट, एक्चुअल रिपोर्ट डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने जमा की थी, उसका कवरिंग लेटर जो है वो 15 दिसंबर 2018 का है और पॉलिसी का नाम लिखा था ड्राफ्ट पॉलिसी, ड्राफ्ट एनईपी, ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019, उसका ये नाम था जो सबमिट की गई। तो ये दिखाया ये जा रहा है कि मई 2020 में ये पॉलिसी मिली और सितंबर 2020 में इसको रिलीज़ किया गया है। तो ये इसका बैकग्राउंड है। इसका कारण शायद ये हो सकता है और हुआ भी होगा, वो था कोरोना, कि इस दौरान कोरोना आ गया। तो जो चीज़ जमा की गई और जो चीज़ आई उनमें काफ़ी अंतर है। तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन की जो ओरिजिनल रिपोर्ट है वो करीब 487 पेज की है और जो फाइनल पॉलिसी आई है, जो इंग्लिश का उसका वर्ज़न है, उसमें करीब 66 पेज है, 65 पेज छपे हुए हैं उसमें से, कवर पेज को अगर निकाल दिया जाए। तो उसमें जो हिस्से निकाले गए, उसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा निकाला गया वो क्रियान्वयन का निकाला गया। ये बड़ी मज़ेदार बात है। तो कस्तूरी रंगन साहब ने अपनी रिपोर्ट में क्रियान्वयन के बारे में करीब 26-27 पेज में बहुत विस्तार से बहुत अच्छा लिखा हुआ है और जो सिमट के सिर्फ 2-3 पेज में रह गया है जो पॉलिसी फाइनली रिलीज़ हुई। लेकिन जहाँ तक ये तो खैर पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है, क्या होना चाहिए, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। अब आते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ, वास्तव में क्या हुआ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक चैप्टर 25 नंबर है, 25.1 में ये लिखा गया है CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इसका पुनर्गठन होना चाहिए, इसको पुनर्जीवित करना चाहिए और इसकी पुनः कल्पना करनी चाहिए नए स्वरूप में। CABE की, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये हमारे देश की हाईएस्ट बॉडी है। बहुत लोगों को ये नहीं जानते बहुत लोग कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का हिस्सा है और ये UGC के ऊपर है, नीचे नहीं। बहुत लोगों को इसका अंदाज़ नहीं है। तो CABE का पुनर्गठन होना चाहिए, 25.1 में लिखा है। 25.2 में लिखा है कि मिनिस्ट्री का नाम बदल देना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ HRD से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बना देना चाहिए। तो दूसरी वाली बात तो सबसे पहले हो गई कि मंत्रालय का नाम बदल दिया गया, इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। लेकिन CABE जिसका पुनर्गठन करना चाहिए था और होना चाहिए था, उसकी आखिरी मीटिंग 2019 में हुई है, उसके बाद मीटिंग ही नहीं हुई। पुनर्गठन की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मैं आपको खाली एक पहलू बता रहा हूँ इम्प्लीमेंटेशन का। अब आते हैं दूसरे पहलुओं पे। दूसरा पहलू ये है कि कनकरेंट सब्जेक्ट है। तो कस्तूरी रंगन साहब ने बहुत अच्छे सुझाव दिए थे कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन कमिटीज़ बननी चाहिए, सेंटर और स्टेट की कैसे होनी चाहिए, स्टेट में कमिटीज़ कैसे होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमिटीज़ कैसे होनी चाहिए और कोऑर्डिनेशन वर्क कैसे होना चाहिए। तो ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा वाले अलग दिशा में घोड़े दौड़ा रहे हैं, उत्तरांचल अलग दिशा में घोड़े दौड़ा रहा है, कर्नाटक अलग दिशा में घोड़े दौड़ा रहा है। तो कोई समन्वय नहीं है। सब स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपने तरीके से क्रियान्वयन कर रहे हैं, वो एक बात है। दूसरी बात यह है कि क्रियान्वयन में, इम्प्लीमेंटेशन में ये कहा गया था, जो कस्तूरी रंगन में कहा गया था, AICT और UGC को ख़त्म कर देना चाहिए। बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा पॉलिसी में, जो कस्तूरी रंगन साहब ने कहा था, लेकिन फाइनल पॉलिसी में वो नहीं आया, उसको स्वरूप बदल दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, वो बदल दिया गया फाइनल पॉलिसी में और उसमें जो लिखा गया उसमें से कुछ भी नहीं हुआ अभी तक।
तो क्रियान्वयन में जो काम संस्थागत सुधार जो सबसे ऊंचे दर्जे पे ऊंचे लेवल पर करने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं। छुटपुट रेगुलेशंस निकल रहे हैं, छुटपुट कमेटीज़ बन रही हैं, उनकी आउटपुट्स आ रही हैं। तो ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा। आपने कस्तूरी रंगन साहब की जो क्रियान्वयन की रिपोर्ट के बारे में बताया है जी, तो उस पर सरकार लगता है कि उस पर सरकार ने गौर नहीं किया है। तो क्या क्रियान्वयन को लेकर के कस्तूरी रंजन साहब ने जो रिपोर्ट लाई थी क्या वो अब धूल फेंक रही है? ऐसा नहीं है कि सरकार ने काम नहीं किया, लेकिन एक तो वो जो उसमें लिखा है पॉलिसी में नहीं आया। तो बहुत लोग तो अनभिज्ञ हैं इस बारे में, उन्हें पता ही नहीं। तो अभी भी कुछ कमेटीज़ जो बनती हैं उसमें मैंने ये ध्यान दिया कि वो जाती हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को देखती हैं और क्रियान्वयन के जो सजेशन है कस्तूरी रंगन को उसको देखती हैं और उस हिसाब से वो काम कर रही हैं। किसी कमेटी ने ऐसा किया। और ऐसी भी कमेटीज़ हैं जिनको ये भी नहीं पता कि कस्तूरी रंगन साहब ने लिखा क्या है जी। तो बड़ा अटपटा सा हो रहा है कि कुछ रेगुलेशंस जो आ रही हैं वो कुछ तो उसके हिसाब से चल रही हैं जो कस्तूरी रंगन साहब ने क्रियान्वयन के सजेशन दिए थे, और कुछ ऐसी हैं जिनको कस्तूरी रंगन रिपोर्ट के बारे में ही नहीं पता, वो सीधा पॉलिसी से ही काम शुरू किया। इसलिए थोड़ी सी एनामोली है, थोड़ा सा विकृति है इस बारे में। जी, मैं आगे भी बढ़ता हूँ कि संसदीय समिति की एक बार बैठक हुई थी एनईपी को लेकर के, जो जिसपे तमाम इश्यू पर विरोध हो रहा है। उसमें से एक इश्यू है कि मल्टीपल एग्जिट और एंट्री, ये जो है तो संसदीय समिति कहती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री एग्जिट भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और वहीं सरकार कहती है कि जिनके जेहन में मजबूरी जैसे शब्द हों उनके लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री एग्जिट रखा गया है। वास्तव में आपको क्या लगता है कि मल्टीपल एंट्री एग्जिट उच्च शिक्षा में कहाँ तक सही हो सकता है? देखिए, अगर आप पूरी नीति को इसके सही परिप्रेक्ष्य में देखें और समझें तो ये एक बहुत ही कंपोजिट होलिस्टिक एक्सरसाइज है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक टुकड़े की अलग से बात करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब एक चीज़ इन्होंने जो डाली पॉलिसी में उसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आदमी ने मान लीजिए 1 साल पढ़ लिया, उसके बाद वो बाहर चला गया और फिर 1 साल के गैप के बाद दोबारा आया और फिर उसने एंट्री ली और उसके बाद 1 साल और काम किया, उसके बाद बाहर चला गया। इस तरह से उसको मान लीजिए जो 4 साल का कार्यक्रम है वो 4 साल की जगह 7 साल में उसने पूरा किया। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है। तो मेरे पर्सनल जो मेरा व्यक्तिगत विचार है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है। मल्टीपल एंट्री एग्जिट का जो प्रोविज़न है, मेरा पर्सनली मानना ये है कि बहुत अच्छी सुविधा है और होनी चाहिए। अब हर आदमी अलग तरीके से सोचने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन पूरे तौर पर अगर आप देखें तो ये पॉलिसी में जो अमेरिका में या जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है, ये मोर और लेस उसकी कॉपी है मोटे तौर पे अगर आप देखें तो। मल्टीपल एंट्री एग्जिट, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑनलाइन ऑफलाइन, ओडीएल, ये सब चीज़ें ये सब वहाँ से आई हैं। और अगर हम उससे जुड़े हुए हैं जो ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम है तो उसमें मुझे तो कोई बुराई नहीं नज़र आती। तो क्या आपको लगता है कि एनईपी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है यह पूरी तरह से भारतीय शिक्षा प्रणाली को ग्लोबलाइजेशन बनाने का दम रखती? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। इस पूरी पॉलिसी में 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो जो अभी आपने प्रश्न पूछा कि इसको ग्लोबल लेवल पर इंटीग्रेट करना और उसको वो दम रखती है कि नहीं, तो मेरा उत्तर है हाँ। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, वो है इंडियन नॉलेज सिस्टम। ये जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, भारतीय कला, भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा, उसका समावेश बहुत अच्छी तरह से किया गया। तो अगर आप नीति के बारे में 2 बहुत अच्छी बातें मुझसे पूछेंगे तो पहली बात यही है कि इसको वेस्टर्न एजुकेशन से सिंक्रोनाइज़ किया गया है, ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम से। और दूसरी बहुत अच्छी बात यह है, ये करते हुए भारतीय परंपरा, संस्कृति, कला और भाषाओं को छोड़ा नहीं गया, उनका पूरा समावेश किया गया। अगर पूरी पॉलिसी को पढ़ें तो करीब करीब 15% पॉलिसी का हिस्सा इंडियन ईथोस के ऊपर ही है, अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों बातें हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने से पहले मैं 2 जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। शिक्षा नीति 1968 में जहाँ शैक्षिक ढांचे में सुधार पर जोर था,
और शिक्षा नीति 1986 में जहां शैक्षिक असमानताओं का उन्मूलन चिंता के केंद्र में था, तो क्या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आधुनिक शैक्षिक साधनों जैसा कि एनईपी में तकनीक पर जोर देने की बात कही गई है और शोध के माध्यम से समानता और समावेशन को बढ़ावा देने का मादा रखते, आपको लगता है? इसमें आपने बहुत सारे प्रश्न एक ही प्रश्न में पूछ लिए हैं, तो मैं अलग अलग इनका जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले आपका आखिरी प्रश्न शोध का है, तो मैं पहले शोध के बारे में बात करना चाहूँगा। शोध के विषय में जो पॉलिसी में दिया हुआ है उससे मैं कुछ हद तक सहमत हूँ और कुछ हद तक सहमत नहीं हूँ। सहमति का विषय ये है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF का जो इन्होंने संगठन किया है वो एक बहुत सराहनीय कदम है और उससे इंटीग्रेशन होगा, एक डायरेक्शन मिलेगा, देश में जो भी रिसर्च हो रही है एक दिशा मिलेगी और उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है किस तरह के रिसर्च को ये लोग फंड करेंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे, किस तरह के रिसर्च के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे। तो वो बहुत अच्छी बात है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का जो इन्होंने नया एक बॉडी को क्रिएट किया है। इसी में जो बात मुझे पर्सनली नहीं अच्छी लगती और काफ़ी टाइम से ये चल रहा है, लगभग 2014 से चल रहा है कि हमारी रिसर्च जो भी देश में हो रही है, जितना भी शोध हो रहा है, चाहे वो CSIR का हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ में हो, चाहे गवर्नमेंट की किसी भी संस्थाओं में हो, DRDO में हो, किसी भी संस्था में हो, उनका सबका डायरेक्शन सिर्फ उस रिसर्च पे है जो सोसाइटी, इंडस्ट्री और कंट्री के लिए रेलेवेंट है, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो है इसकी कीमत जो हम अदा कर रहे हैं वो अदा कर रहे हैं एकेडमिक रिसर्च की कॉस्ट पे। तो जो फंडामेंटल रिसर्च होनी चाहिए, जो एकेडमिक रिसर्च होनी चाहिए, उसकी तरफ से ध्यान हट गया है। ये अपने आप में बहुत ही चिंता का विषय है और अगर हम इसके दूरगामी परिणाम देखें वो अच्छे नहीं होंगे और इस बारे में ना कोई बात करता है, ना कोई बात करना चाह रहा है, तो मुझको इस बारे में बहुत दुख होता है। तो शोध की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छी चीज़ भी हो रही है और बहुत ख़राब चीज़ भी हो रही है। अब आते हैं हम टेक्नोलॉजी की बात पे। टेक्नोलॉजी के दो पहलू हैं। एक पहलू तो है टेक्निकल एजुकेशन या टेक्नोलॉजी की एजुकेशन, उसके बारे में पॉलिसी में लगभग कुछ नहीं कहा गया। कहीं कहीं थोड़ा बहुत रोबोटिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग का हल्का फुल्का जिक्र है, लेकिन कोई उसकी मीनिंगफुल वो नहीं है, एंट्री नहीं है। लेकिन यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन के ऊपर बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास किया गया है और मुझको लगता है ये पॉलिसी की एक इम्प्रूवमेंट है जो कस्तूरी रंगन साहब की रिपोर्ट में नहीं थी। तो ये इसका कारण काफ़ी हद तक मुझको लगता है कि ये जो कोरोना क्राइसिस आया उसकी वजह से यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन के ऊपर बहुत अच्छा ये नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम क्रिएट कर दिया है और टेक्नोलॉजी को किस तरह से एजुकेशन में माध्यम के रूप में, टूल के रूप में, इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज़ करना है टेक्नोलॉजी को, इसके ऊपर बहुत अच्छा प्रकाश भी डाला गया है, काम भी हो रहा है। तो ये एक बहुत सराहनीय प्रयास है। देखिए, अगर मैं शोध की बात करता हूँ, शोध के बारे में आपने काफ़ी अच्छी बात कही, सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मैं शोध को लेकर के थोड़ा पीछे जाता हूँ। भारतीय शोध को लेकर कहा जाता है कि कोई कॉपी पेस्ट या जुगाड़ू। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना के बाद से हमारे देश में रिसर्च को लेकर के कितना सुधार हुआ है? वास्तव में आपको कहाँ तक क्या लगता है, कितना सुधार हुआ है, क्या लगता है आपको? आपका कहना बिल्कुल सही है और हिस्टोरिकली ऐसा ही हुआ है। कॉपी पेस्ट ही माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, नंबर्स आगे बढ़े, तो देश में शायद पहला प्रयास जो UGC ने किया या यूनिवर्सिटीज़ में किया, वो पहले तो क्वांटिटी को बढ़ाए, क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब हमारी क्वांटिटी इतनी बढ़ गई है कि अब क्वालिटी की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। तो वो कॉपी पेस्ट से तो हटने वाली सिचुएशन ऑलरेडी हो चुकी। तो कॉपी पेस्ट वाली बात को तो मैं नहीं मानूंगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ रिसर्च अभी भी पुअर है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो हमारे अच्छे बच्चे हैं, जैसे IIT के बच्चे ले लीजिए, अब वो BTech के बाद हिंदुस्तान में कोई नहीं रुकना चाहता, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनको USA में बेटर दिखती है, तो वो रिसर्च वहीं करना चाहते हैं, इंडिया में नहीं करना चाहते हैं। ऐसे ही हमारे साइंटिस्ट या दूसरे लोग, चाहे फिज़िक्स हो या कोई और साइंस के फील्ड में रिसर्च करने वाले, इंडिया में नहीं रुकते, बाहर चले जाते हैं। तो उसमें दोनों चीज़ें हैं। क्वालिटी ऑफ रिसर्च हमारी अभी इसमें काफ़ी गैप्स हैं और काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट की संभावनाएं हैं।
तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उन चीज़ों में टाइम लगेगा। तो मुझको नहीं लगता कि कुछ इसमें गलत है, लेकिन जो मैंने आपको फंडामेंटल बात बताई, एकेडमिक रिसर्च की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, वो मुझको लगता है कि वो बहुत बड़ा गैप होने वाला है आने वाले समय में। एनईपी में कहा गया कि विदेशी यूनिवर्सिटियां भारत में आकर के अपने संस्थान स्थापित कर सकती हैं और तमाम नियमें भी हैं कि उनको किस तरह से काम करना है। लेकिन मैं बात करूंगा कि एनईपी में शिक्षा का आयात क्यों किया जा रहा है। हमको अपनी भारतीय शिक्षा का ग्लोबलाइजेशन करने के लिए निर्यात पर जोर देना था, जबकि हम आयात पर जोर दे रहे हैं। क्या आपको लगता है ऐसा हो रहा है? देखिए, हमारे बहुत अच्छे छात्र और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में बाहर चले जाते हैं हिंदुस्तान से, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है, तो ये कंट्री के ऊपर एक ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। इसको बचाने के संदर्भ में इसको देखा जा सकता है कि हम 100 यूनिवर्सिटीज़ जो बेस्ट हैं दुनिया की, उनको हम इनवाइट करें और इंडिया में वो अपने कैंपस खोलें। इसको उस रूप में भी आप देख सकते हैं कि यू आर सेविंग फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो ये एक तरीका है। दूसरा ये है कि हमारे अब आईआईटी दिल्ली वाले अब ज़ंज़ीबार में एक कैंपस खोल रहे हैं, तो ये एनकरेज किया जा रहा है कि हमारे इंडियन इंस्टीट्यूशन फ़ॉरेन में जाके इस्टेब्लिश हों। ये एक दूसरा तरीका है कि हम बाहर से फॉरेन एक्सचेंज अर्न करें। तो आयात निर्यात की तो ये बात हो गई। अब बात आती है कि वो जो 100 विश्वविद्यालय यहाँ बुलाए जा रहे हैं, उस संदर्भ में अगर बात करें तो आपको अगर ध्यान होगा, किसी ज़माने में कपिल सिब्बल जब एजुकेशन MHRD के मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने पूरा जोर लगा लिया था और वो नहीं ला पाए थे। 100 यूनिवर्सिटी लाने की उन्होंने कोशिश की थी, तब काफ़ी अपोजिशन ने शोर मचाया था। अब इस पॉलिसी में या इसमें इस नीति में ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि 100 कैंपस अलाउ किए जाएंगे और UGC इस बारे में ऑलरेडी गाइडलाइंस इशू कर चुका है। सवाल ये होता है कि जब ये यूनिवर्सिटीज़ आती हैं तो 2 मेन मुद्दे होते हैं। एक होता है एकेडमिक ऑटोनॉमी का, कि क्या ये अपने हिसाब से पढ़ाएंगे या कि ये आपके हिसाब से पढ़ाएंगे, वो एकेडमिक ऑटोनॉमी की बात है। दूसरी बात है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की। अब इनकी फ़ीस का स्तर इंटरनेशनल होगा या ये फ़ीस का स्तर आपके इंडियन स्टूडेंट के लिए चेंज करेंगे। तो ये 2 बहुत बड़े मुद्दे हैं जो अभी अनरिजॉल्व हैं। इनका अभी इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है, ना हो रही है। तो जब तक ये 2 मुद्दे नहीं इनको रिजॉल्व किया जाएगा, तब तक इस बारे में बात करने का कुछ लंबा चौड़ा फ़ायदा नहीं है। अदरवाइज़ ये एक टेक्निकल चीज़ है। 100 यूनिवर्सिटी को आपने अलाउ तो कर दिया, पर कोई आ ही नहीं रहा, उससे होगा क्या? तो फ़ायदा ये हो सकता है हमारे इंडियन स्टूडेंट को कि वो बजाय विदेश मुद्रा में जाके वहाँ जाके पैसे खर्च करके पढ़ें और वहाँ की डिग्री लें, उनको अगर वही चीज़ इंडिया में मिल जाती है तो क्यों नहीं। अब वो जो विदेश से जो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ आएंगी, उनका ये मानना होगा कि अगर उनकी कॉस्ट आती है प्रोफेसर्स को वहाँ से यहाँ बुला के पढ़वाने की, तो वो अपनी कॉस्टिंग रिकवर करने के लिए फ़ीस बढ़ाएंगे। अब फ़ीस बढ़ाएंगे तो फिर वहाँ पे मुद्दा आएगा। तो इस तरह के मुद्दे जब तक ये रिजॉल्व नहीं हो जाएंगे, तो ये सब थ्योरेटिकल डिस्कशन रहेगा, इसका बहुत ज़्यादा बात करने का फ़ायदा नहीं। आप टॉप 100 यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। आखिर वो टॉप 100 यूनिवर्सिटी किसे माने जाएंगे? तमाम रिपोर्टें आती रहती हैं यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को लेकर के, जिनमें 500 से तो भारतीय विश्वविद्यालय बाहर ही रहते हैं। लेकिन वो टॉप 100 यूनिवर्सिटी आप किसे मानेंगे? जी, इतनी सारी रिपोर्टें आ रही हैं। तो भारत सरकार NEP के माध्यम से जो नियम बनाए विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में आने के लिए, किस रिपोर्ट को वो सही मानेगी? रिपोर्ट तो बहुत सारे आते रहते हैं। देखिए, ये चीज़ें जैसे होती है कि फ़ॉरेन की क्वालिफ़िकेशन है, उसका इक्वलेंस क्या है हिंदुस्तान में वगैरह वगैरह। तो एक संस्था है, उसका नाम है AIU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। तो इस तरह का काम काफ़ी बार और काफ़ी हद तक किसी संस्था को दिया जाएगा या कमेटी को बनाया जाएगा। वो डिफरेंट टाइप की रैंकिंग्स में, जिन रैंकिंग्स की वैल्यू मैक्सिमम मानी जाती है कंट्री में, उनकी रैंकिंग देख के उस हिसाब से 100 यूनिवर्सिटी को आइडेंटिफाई कर सकती हैं। मुझको नहीं लगता कि 50, 60, 70 में कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो सकता है। लास्ट की हो सकता है 80, 90, 100 वाली रेंज में थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो। तो मुझको नहीं लगता ये अपने आप में कोई बहुत बड़ा मुद्दा है। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें, येल की बात करें, स्टैनफोर्ड की बात करें, MIT की बात करें, बर्लिन यूनिवर्सिटी की बात करें, लंदन यूनिवर्सिटी की बात करें, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की बात करें, हांगकांग यूनिवर्सिटी की बात करें, तो इसमें तो किसी को कहीं दो राय नहीं है कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं।
बात ये होती है कि कोई वहाँ की रैंकिंग में 80 नंबर पे आ रही है और आप उसको लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते, वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो मुझको नहीं लगता ये अपने आप में कोई बहुत बड़ा इशू होगा, और मैंने जैसे कहा AIU या कोई कमेटी बना के इस इशू का हल ढूंढा जा सकता है। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है अपने आप। जब भारतीय यूनिवर्सिटियों में को लेकर के ऐसी क्या शिकायत है, ऐसी क्या कमी है कि वो टॉप 500 की वैश्विक रैंकिंगों में आज भी खासा स्थान हासिल नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, इसको दो तरह से देख सकते हैं। पहली बात तो ये है, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ थी अच्छी नहीं रहीं। अभी हम लोग कुछ देर पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को किसी टाइम ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता था। अब वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वो स्टेटस नहीं रहा, देश में ही नहीं रहा, इंटरनेशनल की तो बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लखनऊ यूनिवर्सिटी थी, तो आगरा यूनिवर्सिटी थी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इन यूनिवर्सिटीज़ का एक कारण जो नीचे जाने का, इनका स्तर नीचे जाने का रहा है, वो है इनके पास वित्तीय संसाधन जो है वो उपलब्धता उसकी कम हो गई। दूसरा कारण शायद रहा हो राजनीतिकरण हो गया कई सारे विश्वविद्यालय का, वो दूसरा कारण हो सकता है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो स्टेट से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बनी, जैसे गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, सागर यूनिवर्सिटी है, तो इन यूनिवर्सिटीज़ में कल्चरल चेंज नहीं आया। वो स्टेट यूनिवर्सिटी वाला कल्चर ही चला आ रहा है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला कल्चर नहीं आया। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में देखें, आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को, मुस्लिम यूनिवर्सिटी को देखें, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को देखें, तो इनका कल्चरल एस्पेक्ट इनके बिल्कुल अलग हैं, और इनकी फंडिंग हमेशा शुरू से अच्छी होती रही। तो इनके अंदर वो गिरावट नहीं आई जो आप लखनऊ यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज़ में देखेंगे। तो वो तो एक पहलू हो गया। दूसरा प्रश्न आपका ये था कि ये इंटरनेशनल रैंकिंग में क्यों नहीं आ पाते, या इनका स्तर उतना अच्छा क्यों नहीं है। तो इंटरनेशनल रैंकिंग में जो हमारी संस्थाएँ आ रही हैं वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IITs और इस तरह की आ रही हैं। और इनका आने का कारण ये है कि इनकी रिसर्च की जो क्वालिटी है इन संस्थाओं में, वो काफ़ी अच्छी है बाकी के मुकाबले में हिंदुस्तान में, लेकिन फिर भी वो इतनी अच्छी नहीं है कि इंटरनेशनल रैंकिंग में ये कहीं ऊपर आए। और उसका एक कारण ये है कि लैब्स जो हैं, लेबोरेटरीज़ उतनी अच्छी नहीं है हमारे देश में। एक तो कल्चर है, दूसरा लेबोरेटरीज़ की क्वालिटी है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो उतना अच्छा नहीं है जितना ग्लोबली दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में वर्ल्ड की है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, IIT रुड़की का मैं बहुत पुराना एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट को गोल्ड डस्ट खरीदना था लैब के लिए, और उसका अप्रूवल भी IIT ने दे दिया। अब जो गोल्ड डस्ट खरीदने का जो परचेज़ का प्रोसेस था, ग्लोबल टेंडर करने का, उसमें 1 साल से ज़्यादा समय निकल जाता था, तब तक बजट लैप्स हो जाता था जी। अब वो बजट ही लैप्स हो जाएगा तो वो गोल्ड डस्ट कहाँ से परचेज़ करेंगे। तो ये मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि सिर्फ एक टेक्निकल कारण से आप इतना बड़ा काम आपका छूट रहा है, तो गोल्ड डस्ट जो बहुत ज़रूरी आइटम है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में, वो नहीं ख़रीदा जा रहा। तो पता चला कि इन संस्थाओं को जो पैसा जाता है IITs वगैरह में, उसका ज़्यादा खर्च फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग बनवाने, रोड बनवाने, ऐसे कामों में ज़्यादा जा रहा है बजाय कि लैब में जाने के। तो ये बड़े एक मतलब दुख का विषय है, लेकिन इसकी तरफ जब तक ध्यान नहीं देंगे, अब इनसे अगर कुछ कहा जाए तो वो बोलते हैं हमको GFR फॉलो करना है, गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल रूल हैं GFR, क्योंकि हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग करती है। GFR के रूल फॉलो करते करते ये वो चीज़ें कर नहीं पाते जो इनको करनी है। ये मैं एक बहुत टेक्निकल विषय पे जा रहा हूँ, जाना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन ये भी कारण है जिसकी वजह से रिसर्च फैसिलिटीज़ क्रिएट नहीं हो पाती। तो पता चला कि अच्छा रिसर्चर वो यहाँ से निकल जाता है और वो उस देश में जाता है जहाँ उसको रिसर्च की बेटर सुविधा मिलती है। तो वो यूरोप चला जाएगा, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में चला जाएगा, वो अमेरिका चला जाएगा, वो जर्मनी चला जाएगा, वो हांगकॉन्ग चला जाएगा, तो इंडिया छोड़ देता है। तो जब आपके पास अच्छे रिसर्चर नहीं है, अच्छी लैब्स नहीं है, तो आप रैंकिंग में कहाँ से ऊपर आएंगे जी। तो मैं बात करना चाहता हूँ कि आपने कहा कि भारतीय विश्वविद्यालयों में गिरावट का स्तर देखा जा रहा है, भारतीय विश्वविद्यालय में। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये जो गिरावट का स्तर आज हम देख रहे हैं, क्या इसको सरकारी दखलंदाजी या राजनीतिक दखलंदाजी मान सकते हैं? देखिए, इसका उत्तर हाँ और ना दोनों में है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, मैंने उदाहरण दिया आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, आप
कोई सी भी स्टेट यूनिवर्सिटी आप कंट्री में उठा लें तो पंतनगर यूनिवर्सिटी, आप किसी को भी उठा लें तो आपको बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटी मिलेंगी जिनको आप अब अच्छा कह पाएँ जो अच्छी रही हैं। ऐसा नहीं कि अच्छी नहीं थी। तो वहाँ पर अगर आप कहें राजनीतिककरण या जैसे पहले मैंने कहा वित्तीय संसाधन ही नहीं उपलब्ध कराए जा रहे, लखनऊ यूनिवर्सिटी को ग्रांट ही नहीं मिलती जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मिलती, तो कहाँ से अच्छा आउटपुट देंगे आपको। आपके स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं, आपके टीचर बढ़ नहीं रहे हैं, टीचर प्यूपिल रेशियो इम्प्रूव नहीं हो रही, आपके पास पैसे हैं नहीं खर्च करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आप इम्प्रूव नहीं कर रहे, तो आपकी गुणवत्ता तो ख़राब होगी, अच्छी तो नहीं होगी। एक तो वो है उसको देखने का तरीका। दूसरा ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी गिरावट नहीं आई है। BHU की तो फंडिंग कम नहीं हुई, BHU की तो फंडिंग 800 करोड़ से 1600 करोड़ हो गई, डबल हो गई। तो जिन संस्थाओं में फंडिंग अच्छी हो रही है, ठीक है, AMU की बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, जामिया मिलिया की बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, आपकी JNU की बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, पर DU की अच्छी बढ़ी है। तो जिन संस्थाओं की बढ़ी है उनकी क्वालिटी ख़राब नहीं हो रही। तो एक रीज़न तो फंडिंग का है कि आप इंटरनेशनली इसलिए नहीं कॉम्पीट कर पाते कि आपकी, लेकिन क्योंकि आपके पास अलग अलग तरह की संस्थाएँ हैं। तो दूसरा प्रश्न था आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का अगर आप उदाहरण दें तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आई हैं और जिन्होंने बहुत तरक्की की है। अब TA पाई वाली संस्था आप देख लीजिए, जो साउथ की है, अमृता यूनिवर्सिटी बनी है अभी रिसेंटली, अच्छी बनी है। अशोका यूनिवर्सिटी बनी है, अच्छी यूनिवर्सिटी बनी है। OP जिंदल बनी है, अभी अच्छी यूनिवर्सिटी बनी है। शिव नाडर अभी अच्छी यूनिवर्सिटी बनती जा रही है। तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी प्राइवेट में आ रही हैं। BML मुंजाल यूनिवर्सिटी है, इसका भी मतलब आप देखेंगे धीरे धीरे ये यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी दिशा में बढ़ रही हैं। और यूनिवर्सिटी में कभी भी आप देखें एक पहलू बहुत ज़रूरी होता है जिसको लोग ध्यान नहीं देते कि उस यूनिवर्सिटी की एज कितनी है, कितनी पुरानी है। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, जिसको आप मुंबई यूनिवर्सिटी बोलते हैं, मद्रास यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अब ये पुरानी होने की वजह से भी स्थापित हैं, अच्छी हैं, कल्चर है इनमें, ट्रेडिशन है इनमें, हिस्ट्री है इनकी। तो ऐसा नहीं होता कि ये 5 साल पुरानी यूनिवर्सिटी और आप उसको जो है 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी से आप कंपेयर करें। तो यूनिवर्सिटी की एज भी एक क्राइटेरियन होता है। तो पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को जब आप कंपेयर करते हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादातर नई हैं, तो आप उनको दरकिनार नहीं कर सकते कि क्योंकि प्राइवेट हैं इसलिए अच्छी नहीं है। अच्छा, दूसरा एक अच्छी बात ये हुई है इस शिक्षा नीति में भी है और सरकार की तरफ से भी, जो फंडिंग अब जा रही है, चाहे वो इनोवेशन के लिए हो, चाहे वो रिसर्च के लिए हो, तो सरकार प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भरपूर फंडिंग दे रही है। वैसी ही फंडिंग कर रही है जैसे पब्लिक यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की कर रही है। बड़ी अच्छी बात है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी एट पार लाया जा रहा पब्लिक यूनिवर्सिटी। वो बात अलग है, पब्लिक यूनिवर्सिटी की फंडिंग भी कम होती जा रही है, ये भी सच है। नहीं, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तादाद पिछले 5 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ी है। संसदीय समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में लोकसभा में कहा कि पिछले 5 सालों में 140 निजी विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं। तो उस तादाद में सरकारी विश्वविद्यालय नहीं स्थापित हो पा रहे हैं। तो क्या लगता है कि सरकार निजी विश्वविद्यालयों को स्थापित करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है? क्या सरकार सरकारी विश्वविद्यालयों के बजाय निजी विश्वविद्यालय पर ज़्यादा फोकस कर रही है? आपको ऐसा लगता है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये अगर आप ध्यान से इसको पढ़ें, जो डॉक्टर कस्तूरी रंगन की जो ओरिजिनल रिपोर्ट, ड्राफ्ट रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की थी, उन्होंने करीब लगभग 26 पेज पे फंडिंग के ऊपर लिखा था, जो कि फंडिंग 26 पेज से सिमट के 1-1.5 पेज में रह गई फाइनल पॉलिसी जो डिक्लेयर हुई। अब वो जो फंडिंग थी, अगर आप उसमें कस्तूरी रंगन रिपोर्ट में उनके सुझाव पढ़ें तो उससे बहुत क्लियरली आइडिया मिलता है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ा जा रहा है। और शायद यही कारण था कि ज़्यादातर इसमें से काट दिया गया, जो पॉलिसी में नहीं आया, क्योंकि राजनीतिक रूप से शायद उसको अच्छा नहीं माना गया होगा, तो इसको वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन अगर आप सरकार के फंडिंग की तरफ ध्यान दें तो जो आपने कहा बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है कि सरकार की फंडिंग एजुकेशन की तरफ धीरे धीरे कम होती जा रही है और कम होगी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। 1956 में जो भारतीय सरकार का टोटल खर्च बजट का एजुकेशन पर था वो 2.9% था GDP का। 1956 में 2.9% ऑफ GDP को खर्च किया गया एजुकेशन में। 1986 का अगर आप फिगर देखें, 56 के बाद 86 पे जा रहा हूँ मैं,
तो वो फिगर 2.9% ही था जीडीपी का एजुकेशन पे। अब 86 को छोड़िए, सन 2023 का बजट उठा के देख लीजिए, वो 2.9% ही है। और जबकि पॉलिसी में लिखा हुआ है कि जल्दी से जल्दी 6% ऑफ जीडीपी आपको खर्च करना चाहिए एजुकेशन के ऊपर। तो कहा जो भी जा रहा है और हो जो भी रहा है, दोनों में अंतर है। आपने पहले मेरे से एक प्रश्न पूछा था, उसका जवाब छूट गया था। आपने मुझे बताया था सन 86 में पॉलिसी में ये था वगैरह वगैरह, और अब उसमें क्या चेंज आया है। तो मैं आपको बता दूं, उस टाइम इसका उत्तर देना रह गया था जब आपने प्रश्न पूछा था। सन 86 की जो पॉलिसी थोड़ी सी मॉडिफाई हुई थी सन 92 में, और अब जो नई पॉलिसी आई है इतने सालों के अंतर में, तो दोनों में क्या अंतर है? आपने मेरे से एक मूलभूत प्रश्न पूछा था। तो अंतर ये है कि एक SDG जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, नंबर 4, वो एजुकेशन के ऊपर बना है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2030 तक हमें अचीव करना है। तो इसको पॉलिसी में जिक्र किया गया है, इसको मद्देनज़र रखा गया है SDG 4 को। और SDG 4 में एक विशेष चीज़ थी एजुकेशन के बारे में, और वो थी गुणवत्ता। तो ये जो हमारी NEP 2020 आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसको बहुत लोग गलती से न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोलते हैं, एक्चुअली ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। तो इस पॉलिसी में गुणवत्ता शब्द का प्रयोग पहली बार शिक्षा में हुआ है। इससे पहले एक्सेस, इक्विटी, बाकी सब शब्दों का प्रयोग होता था, गुणवत्ता शब्द का प्रयोग इस बार पहली बार हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है मूलभूत सिद्धांतों में जो नीतिगत है। आपने शिक्षा पर बजट को लेकर के बात की, शिक्षा पर बजट खर्च के लेकर बात की, वो अभी भी एक तरह से स्थिर ही है, जबकि कस्तूरी रंगन साहब ने कहा कि इसे मिनिमम 6% होना चाहिए। तो सरकार 6% शिक्षा पर बजट खर्च क्यों नहीं कर पा रही? उसके सामने क्या कोई बाध्यता लगती है आपको? देखिए, मैं बहुत पहले सन 80 में एक इंटरव्यू देख रहा था टीवी पे। तो सेंट स्टीफन्स कॉलेज के प्रिंसिपल का टीवी में इंटरव्यू आ रहा था। तो उनसे किसी ने पूछा शिक्षा के बारे में, ऐसी जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस देश में शिक्षा मंत्री कोई बनना नहीं चाहता और सब लोग PWD और दूसरे मंत्रालय के मंत्री बनना चाहते हैं, तो यही जवाब है आपके प्रश्न का कि जहाँ जिस चीज़ को महत्व नहीं मिलता। क्योंकि पॉलिसी में, अगर आप फिर से, मैं पॉलिसी में जा रहा हूँ, एक पॉलिसी में सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, जिसके बारे में कोई बात भी नहीं करता, वो है टीचर्स ट्रेनिंग। ठीक है, वो सबसे अच्छी बात है इस पॉलिसी में। और इस पॉलिसी में एक और बड़ी मज़ेदार बात कही गई है जिसके बारे में कहीं कोई बात नहीं करता, आपने भी नहीं की, और वो ये है कि पॉलिसी में एक जगह लिखा हुआ है कि हर यूनिवर्सिटी को एक एजुकेशन डिपार्टमेंट खोलना पड़ेगा, और उस एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो नई तरह की B.Ed की जो नई व्यवस्था होगी स्कूल के टीचर्स की ट्रेनिंग की, उसके बारे में पॉलिसी में लिखा हुआ उस एजुकेशन डिपार्टमेंट से होगी। तो पॉलिसी तो टीचर्स के ऊपर और टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर और फैकल्टी डेवलपमेंट के ऊपर इतना ज़ोर देने की बात कर रही है, लेकिन अगर आप देखें आज जो हमारे टीचर्स की सैलरी है या टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट है, तो अगर जब तक शिक्षक को समाज में सही स्थान या महत्व नहीं मिलेगा, तो ये सारी बातें हैं। और ये जो खर्च करने की भी बात कर रहे हैं, जब तक शिक्षक की गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी तो शिक्षा की गुणवत्ता कहाँ से बढ़ जाएगी? और शिक्षक की गुणवत्ता तब बढ़ेगी जब उसका समाज में सही स्थान होगा। और सही स्थान देने के लिए एक तो उसको जो इज़्ज़त मिलनी चाहिए, और उसको जो पैसा मिलना चाहिए, उसको जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, अगर उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो ये जो खर्च की जब बात करते हैं आप 6% या जो भी है, तो मेरा ये मानना है कि जब तक आप स्कूल के टीचर को, मैं यूनिवर्सिटी से ज़्यादा स्कूल को महत्व देना चाहूँगा, जब तक आप प्राथमिक शिक्षा में, जब तक आप शिक्षक को आप वो महत्व नहीं देंगे, तब तक आपकी अगली नस्ल अच्छी तैयार नहीं हो सकती। तो खर्च करने का भी एक सलीका और तरीका होना चाहिए। तो वो जो 6% में जो जहाँ ज़्यादा खर्च करना है, तो अगर देश में वो सोच हो कि शिक्षक का वो महत्व है, तभी ये चीज़ें संभव हो, ऐसा मेरा मानना है।